मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रानिया मिर्जा। रहीम चाचा, आपको पता है आज मैं किससे मिलकर आया हूँ? सुल्तान साहब के किसी पुराने दोस्त से? बाबा की पसंद से। तो राजा, मुझे तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी लगी है और आई जस्ट वांट कि अगर तुम थोड़ी सी शायरी मेरी वीडियोस के लिए कर दो। शायरी की क्या बात कर रही हैं? मैं पूरा दीवान लिख दूंगा आपके लिए, आप हुक्म करें। अगर वो हमारी बात मानकर पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते तो शायद कुछ हो जाता। तन तनहा उस दुनिया में कहाँ लेके जाओगी? दौलत अगर लग भी गई तो शादी करूंगा। भाइयों, भाई यार जरा काम आप लोग अपना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मेरे पास आ जाए, मुझे आप लोगों से बात करनी है। थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूंगा, फिर आप लोग कर लेना जो आप लोगों ने करना है। इधर भाई यार 10 नंबरी 2 नंबरी छोड़ो, इधर आओ यार। भाई दिखा लूँ, आ जाए बात सुने मेरी। यार भाई आ जाओ यार, ये वीडियो छोड़ो, आओ। लंडा बाजार हमारा घर है और यहाँ जितने भी दुकानदार काम कर रहे हैं वो इस घर के फर्द। मेरी बात मानते हैं सब? कल रात दौलताना भाई दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम दे। डॉक्टरों का कहना यह था कि अगर उनका इलाज वक्त पे शुरू हो जाता तो उनकी जान बच सकती थी। इलाज कब शुरू होता? अगर जेब में पैसे होते। पैसे कहां से आते? अगर दुकान चल रही होती। आप सबको यहां इकट्ठा करने का मकसद पता है क्या है? आज दौलताना भाई हैं, कल मैं हो सकता हूं और परसों शायद आप। कब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे? अपने हालात अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो उसी कसमा पुरसी में जिएंगे। बताएं कब तक जिएंगे? लेकिन हम क्या करें राजा, हमें यही काम आता है। काम यही करेंगे हम, काम बदलने से कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जरा मुझे एक बात बताएं, चारों तरफ अपनी नजरें घुमाएं आप, देखें दीवारों पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसका दिल करता है आके मुंह पे थूक के चला जाता है हमारे। हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ सामने दरवाजा देखिए एंट्रेंस का, क्या हालत है। कोई वहां सामने से गुजरता है, किसी का दिल नहीं करता यार यहाँ पे आने का। लोग बेइज्जती समझते हैं यहाँ पे आना। अपने हालात अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो कोई यहाँ पे आना नहीं चाहेगा। मतलब ये कि जाम वही रहेगा, गिलास बदल जाएगा। ऐसा ही है। ये बाजार जिसको हम लंडा बाजार कहते हैं ना, वहां लोग आना बेइज्जती समझते हैं। हालांकि माल सारा यहाँ पे लंदन अमेरिका से ही आता है। बाहर के मुल्कों में यही बाजार लगते हैं। वहां पे लोग जाते हैं, पैसा खर्चते हैं, सुकून से शॉपिंग करके आते हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब किताब है। किस खुशी में? हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसा कुछ। हो सकता है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन उससे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है भाई। जब तक हम खुद को, इस जगह को नहीं बदलेंगे ना तो वक्त हमसे आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं पीछे रह जाएंगे यार। शुरुआत करनी है, शुरुआत करते हैं नाम बदलने से। अब से इस जगह का नाम लंदन बाजार होगा। जिसको लंदन पसंद है वो इस बाजार में आएगा भी, शॉपिंग भी करेगा, खुश भी रहेगा। उसको कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे शॉपिंग करने से, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी।
अब से इस जगह को हम लंदन बाजार कहेंगे, समझ गए बात? उसके बाद अब अपने मामलात खुद अपने हाथों में लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, वरना फिर अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे हम लोग। यहाँ की सफाई करेंगे, यहाँ का ख्याल रखेंगे, जितने भी यहाँ पे बाथरूम बने हुए उनका ख्याल रखेंगे, उनको साफ रखेंगे, एंट्रेंस जो यहाँ की है उसको भी साफ रखेंगे, तो लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे ना। जब सब सफाई सुथराई देखेंगे तो फिर खुद बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को बेइज्जती फील नहीं होगी। यहाँ खुद से शुरुआत करते हैं आज से। सब मेरे साथ हैं इसमें, मेरे साथ हैं। बाकी शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। आज से हमारे इस लंडा बाजार का नाम है लंदन बाजार, और ये राजा हमारा लंदन का राजा है। शुक्रिया आप सबके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एसपी साहब से मीटिंग थी जी। सर आईजी साहब के साथ इस वक्त मीटिंग में है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप वो फ्री होते हैं वो आपको बुलवा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ चाय कॉफ़ी भेजूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं सर, चाय तो चलेगी, चाय मैं भिजवा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग तशरीफ रखें। सर को कुछ और वक्त लगेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कितना वक्त लगेगा सर? और ये मैं कुछ नहीं कह सकता, इसका कोई आइडिया नहीं है इसका। मैं और चाय भिजवाऊँ आपको? नहीं नहीं सर, चाय नहीं चाहिए, एसपी साहब से मिलना है बस। बस सर, होता है फिर मैं करवा दूंगा, प्लीज़। रहीम चाचा, किसी के पास नाम लिखवाया था हमारा? हाँ हाँ, नाम लिखवाया था, बल्कि सरदार साहब ने खुद बात की थी। जरूर कोई मसला हो गया है, वरना इतना वक्त नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आदिल सुल्तान, आपको सरदार साहब की कॉल आई होगी। जी जी, कॉल आई थी मुझे। सर वो मुझे एक्चुअली आपसे अपने वालिद साहब के केस के बारे में कुछ डिस्कशन करनी थी। बोले। सर बुरा ना मनाइएगा, और आई एम नॉट हैप्पी विद द पेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मैं चाह रहा था अगर हम बैठ के डिस्कस कर लें ताकि थोड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी से आधी उम्र के लोग मेरे काम पे तनकीद करेंगे। नहीं सर, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ आप पे काम। मुझे मेरे इदारे ने एडिशनल चार्ज दिया है, एसएसपी वीआईपी सिक्योरिटी। बेटा आप यहाँ रहते नहीं हो ना, तो आपको आइडिया नहीं है। हमें सिस्टम में रहते हुए काम करना पड़ता है। आप तो जानते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है, इसे समझाएं। आप लोगों ने चाय पी है? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, चाय पिलाओ इन्हें। यार रानी बाजी, वीडियो क्यों बना रही हो? ये बताओ कि बोर्ड सीधा है कि नहीं? हाँ, बस अपनी साइड से थोड़ा ऊपर कर लो। अब ठीक है? हाँ हाँ, अब ठीक है। बांध दे। वाह, नारियल तो पसंद है ना? मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला?
मुझे सब पता होता है। Raja, what you did yesterday was very impressive. You're actually a change maker. या तो अपनी जगह रिस्क आता है यहाँ से, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो तुम्हारा नाम राजा किसने रखा? बाजार वालों ने? नहीं, असली नाम तो मेरा अब्बा ने रखा था, सलाउद्दीन सुलेमान। राजा फिर अम्मा ने कर दिया। अच्छी बात है, इतना बड़ा नाम किसको याद रहता है आजकल के दौर में। उनको लगता है मैं असली का ही राजा हूँ, उनकी जिंदगी के सारे मसले मसाइल हल करूंगा। हर माँ को ये लगता है। मेरा नाम भी मेरे अब्बू ने रखा था, लेकिन बचपन से सब रानी बोलते हैं। लगती भी हो। लाइन मार रहे हो? ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि लाइन लग भी रही है या सर के ऊपर से जा रही है। तो तुम्हारे साथ ना मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सब्र करो, मेरे लिए लाए थे ना, दो मुझे। वैसे ये जगह कितनी अजीब है। अजीब कैसे है? देखो, तुमने कल इन सब लोगों से बात की और आज ये लोग कैसे एक बात पर इकट्ठे हो गए। ये तो उनकी अपनी जगह है, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम्हें पता है, कभी कभी लोग एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। अच्छे वक्त की उम्मीद लोगों को जोड़ी देती है। शायद मजबूरी और गुर्बत की खूबसूरती यही है, थोड़ा सा कम खुदगर्ज करके रखती है लोगों को। जब कुछ नहीं होता ना लोगों के पास, फिर रिश्ते ही होते हैं, उन्हीं से उम्मीद लगा के रखते हैं। स्पेलिंग ठीक है? आदिल बेटा, सवालों का जवाब जानने के लिए सिर्फ सवालों का होना ही काफी नहीं है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में सवाल करने वाले की आवाज में कितनी ताकत है, कितना वजन है, इस पे मुनसिर होता है सवालों का जवाब। वैसे काम तो तू बहुत अच्छा कर रहा है बच्चे। हाय, पर दोस्ताना भाई की मौत का दुख बहुत है सबको। खाक अच्छा काम कर रहे हैं अम्मी। पहले फिजूल की वीडियोस बनाता रहता था, अब फिजूल की खिदमत खल्क शुरू की हुई है इसने। काम कर रहा है। देख रहा हूँ मैं, तुम भी दिन ब दिन बेहस होती जा रही हो। तुम मुझे देख रहे हो, मैं बेहस हो रही हूँ। आती हूँ मैं। जा। हाय, अल्लाह करे इससे तेरे काम पे अच्छा असर पड़े। इसको तो रुखसत करूं मैं, उतावली हुई जा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। फिर मैं अपने राजा के लिए रानी लाऊंगी, धूमधाम से तेरी शादी करूंगी, देखना। रानी? रानी तो क्या, अरे रानी से कम क्या होगी मेरे राजा के लिए। बस तू दिल लगा के काम करता जा, रानी ढूंढना मुझ पे छोड़ दे।
एक वो लोग हैं, एक मार्केट में घर की तरह रहते हैं। दावत नहीं है, मेरी अम्मी की बरसी है, तो हम बस दुआ कर ले, फिर तुम ले लेना। तो तुम्हारी अम्मी की बरसी की वजह से हम भूखे मर जाएं। और एक हम हैं, एक घर में हैं मगर अजनबी। मोहम्मद सलाउद्दीन सुलेमान। आदिल बाबा, इन फाइलों के बजाय आपको पार्टी वर्कर्स के और अपने इलाके के लोगों से मिलना चाहिए। एक दफा सियासत में दिल जीत लें तो फिर दिमाग की जंग आसान हो जाएगी। अभी तो मैं आया हूं रहीम चाचा, मुझे जानता कौन है और मैं जाके लोगों से मिलके क्या कर लूंगा? दिल जीतने की बातें कर रहे हैं आप। आपके एक मर्तबा कहने से पार्टी के वर्करों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया था। जो काम सिक्योरिटी के इदारे 24 घंटों में नहीं करा सके ना, आपने एक छोटी सी तकरीर करके 5 मिनट में कर दिया। इसे कहते हैं लीडर। आपको दिल जीतना आता है आदिल बाबा, बस आगे बढ़े। सुल्तान साहब के बहुत से अधूरे काम हैं जो आपको लेके चलने हैं आगे। पार्टी को आपकी जरूरत है। कहां से शुरू करूं? वहीं से जहां से डोर टूटी थी, फातिमा पार्क के जलसे से, जहां सुल्तान साहब शहीद हुए थे। उनकी कुर्सी आपकी मुंतजिर है। उस कुर्सी पे किसी और को नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तो क्या इतने आराम से मुझे कुर्सी दे देंगे वो बाबा की? डोंट यू थिंक कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोगों को मसला नहीं होगा इस चीज से? इतना आसान है? पार्टी क़यादत के ज्यादातर लोग सुल्तान साहब के वफादार हैं और पार्टी से भी मुखलिस हैं। देखें, शायद ये बात आपको नामुनासिब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि सुल्तान साहब के इस तरह जाने से पार्टी अवाम में पॉपुलर हुई है और आपके लिए भी उनमें सिंपैथी बढ़ गई है। और पार्टी क़यादत को भी इस बात का पता है। वो इस बात पे बड़े आराम से राजी हो जाएंगे कि आप ही उन्हें लीड करें। इसी में पार्टी का फायदा है। इंसान भी कितनी अजीब चीज होती है ना रहीम चाचा। अल्लाह ताला की ज़ात सुल्तान अली खान साहब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही बाकमाल इंसान और बहुत बड़े लीडर थे। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जाने के बाद पार्टी जिस तरह से उनकी क़यादत में चल रही थी उसी तरह से इसको चलाने की कोशिश करें। और उसकी पहली सीढ़ी ये फैसला है जिसके लिए हम सब लोग यहां पर जमा हुए हैं कि उनके बाद उनकी ये कुर्सी कौन संभालेगा। आलम इमरान की तरफ से कुछ नाम ज़ेरे गौर थे और उन नामों को सोचते हुए सुल्तान अली खान साहब की ख्वाहिश का भी खास ख्याल रखा गया है कि अब इस पार्टी की क़यादत को यंग ब्लड संभाले। और इन नामों में सरदार दाऊद, गजाला परवीन,
और सुल्तान अली खान साहब के भतीजे सिकंदर का नाम भी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी मेंबरान ने एक और नाम भी तजवीज किया है जिसकी इस वक्त पार्टी को बहुत सख्त जरूरत। सुल्तान साहब की अचानक मौत के बाद जिसने पार्टी का साथ दिया, कारकुनान को संभाला, मीडिया को संभाला, इन सब चीजों ने हमारे इस फैसले को और ज्यादा मुस्तहकम कर दिया है कि सुल्तान अली खान साहब के बाद इस कुर्सी पर बैठने का असल हकदार सिर्फ और सिर्फ आदिल सुल्तान है। राजा, कहाँ जा रहे हो? दुकान पे। क्यों? मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें क्यों साथ लेके चलो? पिक्चर्स लूंगी तुम्हारी दुकान की, कपड़ों की, जूतों की, बैग्स की, सबकी। ये सब तुम्हें क्यों करना? इतनी जल्दी भूल गए? बताया तो था ऑनलाइन स्टोर खोलने का सोच रही हूँ। ऑनलाइन स्टोर खोलना क्यों है? क्यों? मैं नहीं खोल सकती? घर पे टिंडे बनाओ, टिक्के बनाओ, रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, ये सारे काम मुझ पर छोड़ दो। देखना तुम पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा स्टोर खोल के दिखाऊंगी तुम्हें ऑनलाइन में, फिर अपनी टिकटॉक पे बताते रहना लोगों को कि मुझे जानते हो। एक काम करो, समझो जैसे मैं सो रहा हूँ, जब भी तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर खुल जाए ना, उठा देना मुझे। और कितनी देर लगेगी? सर हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही फ्री होंगे आपको बुलवा लेंगे। आप आ जाएं सर, इनकी चाय अंदर ले आओ। वो सब मैं देख लूंगा। अच्छा, ओके। ठीक। चाय नहीं पिया आपने? जी सर, वो बाहर पी ली थी। एक कप से क्या होता है? मैं तो आपके दफ्तर आके 6-7 कप पी चुका हूँ। कॉफी बड़ी अच्छी बनती है मेरे ऑफिस में, मंगवाऊं? नहीं सर, ये काफी है। बड़ी तारीफ कर रहे थे आईजी साहब आपकी, कह रहे थे बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बड़ी डिलिजेंस के साथ अपना काम करता है। सुल्तान साहब का केस इन्हीं के पास आने दें तो बेहतर है। सर ये मेरे लिए इज्जत की बात है। और मेरे लिए आला ज़र्फ की।
वो जो कुछ उस दिन आपने मेरे साथ किया था उसकी वजह से मैं कुछ सोच में पड़ गया। मैं तो ठीक, आप आम लोगों के साथ क्या करते होंगे? सर वो आपको गलत फहमी हुई है। सर मैंने आपको बताया था ना, मैं मीटिंग में था। मीटिंग? अपने बैचमेट्स के साथ कमरे में बैठे गपशप लगाने को मीटिंग कहते हैं? ये मुझे पता नहीं था। जिस पेस पे ये केस चल रहा है ना एसपी साहब, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। और अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना हुई, मैं बहुत ऑफेंड होऊंगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ये चाय पी के जाइएगा, स्पेशल बनवाई थी आपके लिए। कुर्सी नीचे। मैं यहाँ आप लोगों के दरमियान बैठने नहीं आया, बल्कि आप लोगों के साथ खड़ा होने आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरे वालिद साहब के साथ आप सब लोगों के कुछ इख्तिलाफात थे, लेकिन मैं यहाँ कोई पुरानी बात नहीं करूँगा। मुझे इस बाज़ार का नयापन बहुत पसंद आया और इसलिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करने आया हूँ यहाँ पे। अरे साहब, हम तो लुंडा बाजार के सीधे साधे दुकानदार हैं। ये सारा काम तो राजा का है, राजा का। बड़ा अच्छा काम किया राजा। नहीं, सबकी मेहनत के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। सबने साथ दिया है तो ये हुआ है। खैर, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। आप आए, आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं, बाजार दिखाते हैं। हाँ, एक मिनट, मैं आप सबकी पिक्चर ले लूं? चले आए। स्माइल। परफेक्ट, थैंक यू। चले भाई। आदिल बाबा,
आदिल बाबा, भाई आप कब से मुस्कुराए जा रहे हैं? भाई मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि ऐसी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई होता है। भाई जवानी हम पे भी गुजरी है ना। तो है ना रहीम चाचा, वो मुझे आज फिर नजर आई। कौन? रानिया? क्या आप फिर यूनिवर्सिटी गए थे? नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से हमेशा सामने आ जाती है। ये दरअसल आपके बाबा की अधूरी ख्वाहिश है जो आपको एहसास दिलाती है। चले, अच्छा हो गया, आपका प्रोजेक्ट तो खत्म हुआ। हाँ, और तुम्हारा लंडा बाजार लंदन बाजार बन गया। थैंक यू राजा, हर चीज़ के लिए। बल्कि मोहम्मद सलाउद्दीन सुलेमान, राइट? जी। तुम्हें पता है राजा, मेरा यहाँ सबके साथ प्रॉब्ली ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम गुजरा है। मैं यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेकर जा रही हूँ। चलो, आई थिंक आई शुड लीव देन। चलती हूँ। हाफिज़। खुदाफिज़। छोटे पल को कैसे लाएं, जो गुजरा है वो बुलाएं, जो हो गया वो सही। झूठे दावे देके जाएं, आके फिर से वो जताएं, जो ना किया वो सभी। है प्यार ऐसा वो हाँ भी कह दे, तो लाके रख दे अपनी। Breaking news. The world is cold. New York is cold. And it just got colder. Shakur Stevenson versus Teofimo Lopez Saturday night in the Garden is a hell of a fight. Turki Al-Sheikh, the commissioner of boxing, the true commissioner of boxing that has dispelled any narratives that the big fights couldn't happen, have did the unthinkable and brought in Debo, Devin the Dream Haney for the live fight broadcast. And both of you is on the list. All right, what you? It ain't but one guy. Hold on. It ain't but one guy. It ain't but one guy. It ain't but one guy. I'm keeping him away from him. That's Terrence Crawford. Every time Devin got a fight, here come Twitterson. Here come Twitterson. I'm telling you, every time he got a fight, here come Twitterson. And even when we tried to negotiate with Twitterson, right? We tried to talk to him. He came back out and started tweeting. That's why they changed it to X. I'm gonna whoop your ass.
so-called Debo. You know what happened to Debo at the end of the movie? Huh? He got hit with a brick. Huh? Debo might get hit with a brick. Talk some Latins and Spanish people. Nah, don't pick on them. Pick on me. Keep picking on Craig, and you're gonna figure out what's gonna happen. You're gonna get hit with a... Terrence Crawford, the undisputed king of the ring, isn't holding back when it comes to the Haney camp. While Bill Haney is busy issuing threats and warnings to Shakur Stevenson, Crawford is laughing right in their faces. He's not just backing Shakur to win. He's predicting a career-ending defeat for Devin Haney. Crawford recognizes a one-of-a-kind talent in Stevenson that the Haneys simply cannot handle. This isn't just trash talk. It's a warning from the top. And if Bud is correct, Devin Haney's era... I'll be like, man, come on, man. Yeah. So every time he say that, you know, I'll just be like gradually getting into like looking at it, like, okay. And he's not that big. You know, he heavy, but he not that big. Right. You know, and I'm just like, all right. I'm laughing, but at the same time it started hitting me like, all right, man, maybe you on to something. Yeah, me and Shakur been knowing each other since we were kids. You know, we know each other well. We sparred numerous times as kids, but now, you know, friends. We're friends then, but now we're rivals. I mean, we knew that one day it would come. It might be now, it might be later. We just got to see when we align and when we're going to get it on. Let's break down exactly what Crawford meant, because his words carry serious weight. This isn't just a typical "my fighter will beat yours" claim. Crawford is widely regarded as one of the sharpest minds in boxing today, a switch-hitting strategist who studies opponents with surgical precision. When he sees Shakur Stevenson, when I'm in there for Shakur, you know, it's a chess match, you know, because Shakur is a thinking man as well. So it's definitely a chess match, and you know, that's something that, you know, I love, he loves, because now we gotta be creative. You gotta go in that bag and be like, I can't do this with him because it's not gonna work. Now I gotta get more creative to get a little advantage over because we both competitive. Neither one of us wanna let the other one get any. Crawford's message sent a shiver through the Haney camp. "He'll retire your son," is the stark warning. Think about that. Crawford sees Shakur's abilities as so refined, so complete, and so exasperating that they could crush Devin's confidence in the ring. While Bill Haney loudly proclaims Devin's era, Crawford quietly insists Shakur beats everyone. No exceptions, whether it's Tank, Tapamo, or Devin. To Crawford, Shakur is the unsolvable puzzle of the lightweight division. And when a man who dismantled Errol Spence Jr. signals trouble, you can bet trouble is coming. Naturally, Bill Haney isn't staying silent. He's shifted from analyzing tactics to attacking character, trying desperately to control the story. Bill has even called Shakur a TikTok star masquerading as a boxing. He's definitely talented, you know what I mean? And he's definitely got that it. And yeah, he's definitely respected in boxing. But Shakur is a different fighter. You know, Shakur is different. You know, people may call him boring. People may say he can't punch. But they say the same thing about Floyd. Because they defensive fighters. Here's where the truth hits hard. On January 31st, 2026, Shakur Stevenson faced Teofimo Lopez, a fighter famous for shutting down hype. And he didn't just win. He completely outclassed a dangerous puncher with pinpoint accuracy. Labeling a man who just dominated a fellow champion as a social media fad isn't trash talk, it's denial. Bill Haney wants the world to believe Shakur is all smoke and mirrors. Yet the footage from that fight tells a different story. This so-called TikTok star has the skills to crack the code of any top-tier fighter in the division. Every time Devin got a fight, here come Twitterson. Here come Twitterson. I'm telling you, every time he got a fight, here come Twitterson. And even when we tried to negotiate with Twitterson, right? We tried to talk to him, he came back out and started tweeting. That's why they changed it to X. The tension isn't confined to interviews or social media anymore. It's spilled over into the crowd. Things erupted during the weigh-in, where Bill Haney suddenly found himself caught in the middle of a massive scuffle near the stage.
The chaos escalated to the point that Madison Square Garden had to intervene. Boys in town. That's the real gentleman of the game right here. He's paved the way for guys like Devin. Inside the ring and outside the ring, but more importantly, outside the ring. Oh, shit. This is pivotal because it completely shifts the stakes of the fight. It's no longer just about titles or belts. It's a full-blown grudge match. With fathers clashing in the crowd and promoters threatening lifetime bans, the mental pressure on Devin and Shakur has skyrocketed. Devin isn't just fighting for a championship anymore. He's battling to defend his father's honor against a camp that openly disrespects the Haney name. That kind of intensity can push even a disciplined fighter into reckless decisions. And recklessness is exactly what Shakur needs Devin to show. Seeing that a direct clash with Shakur might be too dangerous right now, Devin Haney executed a masterful pivot. He set his sights on Shakur's close ally, Keshin Davis. Recently, Devin took to X, formerly Twitter, calling out Keshin for a fight. His message was simple: target the little brother, then go for the big brother. It's a classic divide and conquer move. Devin knows Shakur and Keshin are tight, publicly insisting they'll never fight each other. By challenging Keshin, Devin hopes to force Shakur into an emotional trap. If Keshin loses or gets hurt, Shakur will have to step into the ring not as a composed, calculating fighter, but as a man seeking vengeance. It's a strategy straight from the pages of The Art of War, but carries huge risks. Devin, you set your targets publicly on Devin Haney, #1 welterweight by ring, most estimations right now, champion. Why is that? Why Devin Haney? And you have half the amount of professional fights he has. Do you think that's something? There's enough in it for him when he's. I was 6-0 fighting people with 30+ fights, bro. I don't mean it from that. What I mean is stopping him. Why is he stopping? No, I'm playing. No, I'm playing, bro. Nah, why Devin Haney, bro? Honestly, because he's a star. He's a superstar. You asking that question. I felt like that's what it was. But go ahead. Yeah, like at the end of the day, I'm ready to fight anybody. So I'm going for the stars. And I know Devin Haney is the same fighter from when he was at 35. He's the same fighter when he was at 40. Now he's at 40. So he ain't nothing changed. But his weight, you know what I'm saying? I will knock Devin Haney out. Guaranteed. I just feel like, shouts out to Devin, though. You do your thing. Like, I have no problem against you, bro. But we talking business right now. I will knock Devin out. So, if everyone is clamoring for this fight, why hasn't it gone down yet? The answer, as usual, is buried in boxing's messy business side. Shakur's reply to Devin's challenge was brief, but pointed. Be careful what you wish for. Beyond the warning. Okay. Devin Haney's probably, to me, I don't think it's hit its point yet, but I think in the next year or two, it'll hit a point where it's like the world is gonna demand, you know what I'm saying? I can see the trajectory feels like it could meet like that. I would love this fight. But look, you gotta watch what you say with and this is not even Devin's fault, because Devin is very respectful of my game and I'm respectful of his game. He's a good fighter. But his fans will clip and twist and turn things into something that is not. So I try to be real careful on what I say. True. This is guy Jay on Twitter. He a big Haney fan. He be always clipping and changing stuff, Jay. Yeah, they gonna make a narrative as if I'm scared of. I think Devin's a tremendous fighter. Do I think Devin Haney can beat me? Hell no. Hell no. Yeah. For me personally, I'm on a different level than everybody. Yeah. And when it comes down to boxing, because Devin, he's a boxer. Mm-hmm. It's not like he's a fucking stone cold killer who's just gonna go in there and try to knock me the fuck out. Yeah. He's gonna try to outbox me. I'm the greatest boxer. So that's how I feel about the fight. Yeah. But it all gotta make sense from a business standpoint. I don't like getting up here and negotiating against myself. And, for sure. But for me, I'm willing to But do you make the see fight it happen. as it being... Shakur has made it clear he's no longer taking bad deals, which in boxing usually means weight-draining conditions.
Team Haney has faced accusations before of trying to weaken opponents by restricting how much weight they can regain after the official weigh-in. For a fighter like Shakur, who thrives on speed and reflexes, that kind of depletion is a recipe for disaster. By rejecting these terms, he's sending a clear message. He knows his value and won't step into a rigged fight just for a paycheck. He wants Devin at his peak, but only on a level playing field. If Team Haney continues pushing these clauses, now I'm gonna tell you again, and I told all of these guys, if y'all want me to come to 147, I'm coming in with rehydration clauses. I don't even do that. Yeah. But why am I going up to these guys' weight classes if I'm not planning on going there? So any of y'all want to fight me at 147? Yeah, rehydration. 10 pounds. 10-pound rehydration. That like mean, the IBF rule, basically. You gotta understand, that means on fight night, when we get in the ring, they're gonna be 157, maybe 158. Max. No bigger than 160 that night. Right. I'm cool with that. So if we could get it like, all right, like the IBF rule, 10-pound rehydration. Yes, but think about it. If there's no rehydration clause, these guys gonna get it up to 170 pounds. Yeah, 175. I'm in the 140s on fight night. Yeah. So if I'm 140, they 170. Bro, I'm not, what am I? There's an intriguing historical comparison that perfectly captures Shakur's stance. People often discuss the modern Four Kings, Devin, Tank, Ryan, and Tapamo, but boxing historians are starting to liken Shakur to Wilfredo Benitez. In the 1980s, Benitez was the brilliant mind who beat Roberto Duran and gave Sugar Ray Leonard serious trouble. Yet he was often overlooked in discussions about the Four Kings. Shakur finds himself in a similar precarious position. He could be the best among them, but he gets the least recognition because his approach isn't as flashy as a Tank Davis knockout or a Ryan Garcia social media spectacle. Yet, just like Benitez, the overlooked fifth king is often the one the others quietly fear. The high-risk, low-reward fighter who exposes weaknesses. The whole thing, the whole plot was like at the end of the road, there's gonna be two guys left standing, and that's the big fight. Do you see that as that's potentially what that could be? I'm a bad motherfucker. Yeah. Like, you are. I ain't gonna lie. like at the end of the day, Devin Haney is a bad motherfucker in his own right, but when you say like two guys standing, there's only one guy with me, and that's me. Like, I don't see two guys, I don't see three guys. I used to, like, that was young Shakur mindset that had the, oh, there may be two guys here, oh, this guy gonna be here. Yeah. Now, it's only one guy at the top, and it's me. It's me versus me. Once I'm conquering myself, none of these dudes got a chance. So I don't care who you name. Hell of a fighters, I'll never take nothing away from them. I enjoy watching them, but I'm the best. I'm the best. All right. Well, listen, man, Shakur, I appreciate your time, champ. Looming over all of this is the ever-present shadow of Floyd Mayweather. Floyd has been vocal recently, praising both Devin and Shakur, yet there's a heavy dose of irony in his words. Years ago, Shakur Stevenson eagerly tried to sign with Floyd, idolizing him, modeling his style after him, hoping to become the next TMT superstar. But Floyd passed. Now, he finds himself in the strange position of watching the very fighter he rejected potentially rise to the forefront of the sport, even outshining his own protege, Devin Haney. If Crawford's prediction comes true and Shakur retires Devin, it would be the ultimate one that got away moment from Mayweather Promotions, adding a personal layer of vindication for Shakur, proof to his former idol that betting against him was a mistake. Perhaps the most revealing aspect of this saga is Terence Crawford passing the torch. Crawford openly stated that Shakur has the potential to surpass even his own legacy. He highlighted that in today's era, Shakur enjoys opportunities, like backing from major investors such as Turki Al-Sheikh, that Crawford never had due to the cold politics of boxing. When a legend like Bud declares that someone can outshine him, it demands attention. Crawford isn't exactly known for modesty, and for him to anoint Shakur as the future signals that this isn't mere hype.
We're witnessing the emergence of a generational talent. The Devin Haney era may be a catchy tagline. Hold on, you I said Devin Haney versus everybody. Hold on, so you saying Devin has tools in the bag to beat Boots, basically? Devin has tools in the bag that beat and remind you of everything that any fighter you have seen showed vulnerability to Boots or any other fighter. Devin has those, if not more, in his tool chest. Warehouse, I should say. Bill Haney can yell, threaten, and posture all he wants. He can label Shakur a TikTok star and try to rewrite the story, but reality is catching up fast. The world's top fighter, Terence Crawford, has studied the board and made his move. He's putting everything on Shakur Stevenson. Now, the question isn't whether this fight will happen, but how it will end. Is Devin Haney truly the heir to the lightweight throne? Or is he stepping into a trap laid by a rare talent who's been preparing for this very moment for years? As Shakur warned, be careful what you wish for. You might just get retired. But we want to hear from you. Can Shakur Stevenson finally shut down the Haneys if he faces Devin in the ring? Drop your thoughts in the comments. That wraps up today's video. If you enjoyed it, hit like, subscribe, and ring that bell so you never miss our upcoming content. Share your opinions below, stay tuned, and we'll see you in the next video. Music